मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ अपनी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। पर ये कहानी आगे सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगी। काफी लोगों को इस कहानी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा और उन्हें ये कहानी बोरिंग होने के साथ साथ किसी सीरियल की तरह लग रही है। ठीक है, मान लेते हैं, पर अगर आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि 17 पार्ट में मैं कहानी का क्लाइमेक्स आपके सामने रख दूंगी तो सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अक्षत मीरा के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं और उन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लव स्टोरी ही पढ़ना पसंद है तो आप मेरी दूसरी कहानियां सुन सकते हैं। इस कहानी में आपको वो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये कहानी इस बार थोड़ी अलग है। अब भले आप इसे एकता कपूर का सीरियल कहें या संजना किरोड़ीवाल की कहानियां, आई डोंट केयर। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 18। अखिलेश मीरा को लेकर हॉस्पिटल आया। अक्षत के लिए अखिलेश की नफरत और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अखिलेश इमरजेंसी गेट के सामने पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया और मीरा के बारे में सोचने लगा। आज से नहीं बल्कि जब से अखिलेश ने मीरा को पहली बार देखा था तभी से वह उसका दीवाना हो चुका था। अखिलेश हर हाल में मीरा को अपना बनाना चाहता था, इसलिए उसके चाइल्ड होम को ज्वाइन किया और वहां का मैनेजर बन मीरा का विश्वास जीत लिया। चाइल्ड होम में मीरा सबसे ज्यादा भरोसा भी अखिलेश पर करती थी। मीरा शादीशुदा है ये जानते हुए भी अखिलेश की भावनाओं में कभी कोई फर्क नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन मीरा के लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती रही। अखिलेश मीरा के आसपास किसी को देखना नहीं चाहता था और यही वजह थी कि वह अक्षत को भी पसंद नहीं करता था। अखिलेश का मानना था अक्षत मीरा की परवाह नहीं करता है और वह खुद मीरा का ख्याल अक्षत से ज्यादा अच्छे से रख सकता है। अखिलेश अपने ख्यालों में कहीं खोया हुआ था कि तभी नर्स की आवाज उसके कानों में पड़ी। सुनिए, क्या आप मीरा के साथ हैं? जी हाँ, अखिलेश ने जल्दी से उठते हुए कहा। ये कुछ दवाइयां हैं, मेडिकल से ले आइए, कहकर नर्स ने अखिलेश को पर्ची दी और दवा लेने भेज दिया। अखिलेश दवा लेकर जैसे ही इमरजेंसी की तरफ जाने लगा, उसकी नजर दरवाजे से अंदर आती सौंदर्या पर पड़ी, जिनके साथ एक आदमी भी था। अखिलेश वहीं रुक गया। सौंदर्या उसके पास चली आई और घबराहट भरे स्वर में कहा, मीरा कहाँ है? कहाँ है मीरा? क्या हुआ है उसे? उसे हॉस्पिटल क्यों लाया गया है? मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे बताओ वो कहाँ है? कहते हुए उन्होंने अखिलेश की कॉलर पकड़ ली और ऐसे दिखाने लगी जैसे मीरा को यहाँ देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही हो। सौंदर्या के साथ विवान सिंह भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सौंदर्या को संभाला और अखिलेश से कहा, घर पर हॉस्पिटल से फोन गया था कि मीरा हॉस्पिटल में है, वो ठीक है ना? क्या हुआ है उसे? मीरा मैडम मुझे चौराहे वाली रोड पर मिली। उनको अचानक से चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आया। आपको किसने बताया कि मीरा मैडम यहाँ है? अखिलेश ने थोड़ा हैरानी से कहा। मैंने। एक दमदार आवाज सबके कानों में पड़ी तो सबने पलट कर देखा। सफेद कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप डाले डॉक्टर खड़ा था। सौंदर्या ने सुना तो वह डॉक्टर के पास आई और घबराए हुए स्वर में कहा, डॉक्टर, मीरा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे उससे मिलना है। एक बार उसे देख लूं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, वो ठीक है। सौंदर्या की घबराहट और जल्दबाजी देखकर डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स, मीरा अभी खतरे से बाहर है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे चक्कर आ गया था और उसका ब्लड प्रेशर भी काफी लो हो गया था। डॉक्टर इतना ही कह पाया, तभी नर्स की आवाज उन सब के कानों में पड़ी जो कि अखिलेश से कह रही थी, तुमसे मैंने दवा लेकर आने को कहा था और तुम वहां खड़े हो। दवा कहाँ है? ये रही, लीजिए। अखिलेश भागकर नर्स के पास गया और उसे दवा देते हुए कहा। नर्स दवा लेकर चली गई और अखिलेश एक बार फिर डॉक्टर के पास चला आया। अखिलेश अभी सोच ही रहा था कि डॉक्टर ने मीरा के बारे में उसके घर वालों को कैसे बताया। क्या वह मीरा को पहले से जानता था?
जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, आप मीरा मैडम को कैसे जानते हैं? व्हाट? अरे भाई, मैं व्यास फैमिली डॉक्टर हूँ। महीने में एक बार मीरा जी अपने दादाजी को लेकर यहाँ आती रहती हैं। हाँ, जब से उनकी बेटी के साथ हादसा हुआ है तब से वो यहाँ नहीं आई है, पर आज जब उन्हें देखा तो पाया वो अकेली है। इसलिए मैंने अक्षत व्यास को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। उसके बाद मैंने अमर जी के यहाँ फोन किया और उन्हें मीरा के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर ने पूरी कहानी एक सांस में कह सुनाई। अखिलेश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और फिर मन ही मन डॉक्टर को गालियां देने लगा और बड़बड़ाया, मनोज डॉक्टर, आज मैं मीरा मैडम की नजरों में हीरो बन जाता, लेकिन इस भुआ को बुलाकर तुमने मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। चिंता मत कीजिए, मीरा अभी ठीक है, बस कुछ ड्रिप्स लगी है, वो खत्म हो जाए, उसके 2-3 घंटे बाद आप उसे लेकर जा सकती हैं। कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। जी थैंक यू, विवान सिंह ने कहा। ए, तुम वो मीरा के चाइल्ड होम वाले मैनेजर हो ना? डॉक्टर के जाने के बाद सौंदर्या ने अखिलेश से पूछा, लेकिन अखिलेश कहीं खोया हुआ था। ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सौंदर्या ने उसकी बाह हिलाकर कहा तो अखिलेश अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, जी हाँ ठीक है, अभी हम लोग आ गए हैं, मीरा के पास मैं हूँ, तुम चाइल्ड होम चले जाओ। सौंदर्या ने बेरुखी से कहा। लेकिन मीरा मैडम, अखिलेश ने कहा, लेकिन सौंदर्या ने उसकी बात पूरी ही नहीं होने दी और कहा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? मीरा अब ठीक है और उसका ख्याल रखने के लिए उसकी माँ यहाँ है, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम चाइल्ड होम जाओ। एक बार उनसे मिल लेता तो, अखिलेश ने मिमियाते हुए कहा, और इस बार भी वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि सौंदर्या ने कहा, अभी मीरा इस हाल में नहीं है कि तुम उससे मिलो, अब जाओ यहाँ से, आइए भाई साहब। कहकर सौंदर्या वहां से बेंच की तरफ बढ़ गई और विवान सिंह भी उसके साथ चल पड़े। निराश होकर अखिलेश को भी वहां से जाना पड़ा। वह चाइल्ड होम से क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? मीरा के बारे में सोचते हुए अखिलेश गेट की तरफ जा ही रहा था कि तभी सौंदर्या की आवाज उसके कानों में पड़ी। अखिलेश पलटा तो सौंदर्या उसके पास आई और कहा, सुनो, मीरा की तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो काफी परेशान है, इसलिए चाइल्ड होम के छोटे मोटे कामों को लेकर उससे मिलना बंद करो। आज से चाइल्ड होम के लिए मीरा से मिलने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम खुद भी हैंडल कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैडम, मैं ख्याल रखूंगा। कहकर अखिलेश मुंह लटकाकर वहां से चला गया। सौंदर्या भी वापस विवान सिंह की तरफ चली आई। सौंदर्या उनके बगल में आकर बैठी तो विवान सिंह ने पूछा, ये लड़का कौन था सौंदर्या? मीरा के चाइल्ड होम में मैनेजर है, जब देखो तब मीरा के आसपास मंडराता रहता है। मीरा को तो आदत है, सड़क की धूल को भी चंदन समझकर सर से लगा लेती है। सौंदर्या ने मुंह बनाते हुए कहा। विवान सिंह कुछ देर खामोश रहे और फिर कहा, ये लड़का हमारे काम आ सकता है। सौंदर्या ने सुना तो हैरानी से विवान सिंह की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? विवान सिंह ने सौंदर्या की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है सौंदर्या, अक्षत मीरा को दूर करने में ये लड़का एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। नहीं भाई साहब, ये मीरा का सबसे वफादार है, ये मीरा को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। सौंदर्या ने हताश होकर कहा। विवान सिंह हल्का सा मुस्कुराया और सामने देखते हुए कहने लगा, तुम भूल रही हो सौंदर्या, ये कलयुग है, जो जितना वफादार होता है उतनी ही बड़ी चोट देता है। सौंदर्या ने कुछ नहीं कहा और इमरजेंसी गेट की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद नर्स ने आकर उन्हें मीरा से मिलने को कहा और उठकर अंदर चले गए। अर्चना के घर आने की वजह से सिंघानिया जी काफी परेशान थे, साथ ही उन्हें विकी की भी चिंता हो रही थी। कोर्ट ने विकी को 6 महीने की सजा सुनाई थी और अभी तो उसकी सजा शुरू हुई थी। आने वाले 6 महीने कैसे गुजरने वाले थे सिंघानिया जी भी नहीं जानते थे। उनकी कंपनी का दिवाला निकल चुका था और वह कंपनी लगभग बंद होने के कगार पर थी, लेकिन सिंघानिया जी ने विकी के लिए इतना कमा कर छोड़ दिया था कि उनके बाद उनकी बेटी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। शाम के समय सिंघानिया जी अपने घर के शराब खाने में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी घर की बेल बजी
इस वक्त कौन हो सकता है, सोचकर सिंघानिया जी ने हाथ में पकड़ा शराब का ग्लास टेबल पर रख दिया और घर के नौकर से पूछा, कौन आया है? विकी बाबा के दोस्त आए हैं मालिक। दरवाजे पर खड़े नौकर ने हाथ बांधकर कहा। नमस्ते अंकल, विकी के दोस्त कुमार ने अंदर आते हुए कहा। कुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिंघानिया जी ने कुमार को देखकर अपना शराब से भरा ग्लास वापस उठाते हुए कहा। नौकर वहां से चला गया। कुमार अंदर आया और सिंघानिया जी के हाथ से ग्लास लेकर रखते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? इतनी शराब पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मेरे पास करने को और है ही क्या कुमार? मेरी कंपनी बंद हो गई। मेरा बेटा विकी जेल में है। एक मेरा वफादार था रॉबिन, उसे भी मैंने। कहते हुए सिंघानिया जी फफक कर रो पड़े। कुमार ने उन्हें रोने दिया क्योंकि सिंघानिया जी का हाल वह समझ सकता था। विकी के जेल जाने का दुख उसे भी था। विकी उसका सबसे अच्छा दोस्त था और आज वह जेल में था, लेकिन कुमार चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। ये बात कुमार को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। कुमार ने सिंघानिया जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत होइए अंकल, सब ठीक हो जाएगा। विकी जल्दी वापस आ जाएगा और मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आपको जब भी कोई जरूरत हो आप मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू कुमार। काश के विकी ने छवि के साथ ये सब ना किया होता तो आज हम सब इन हालातों में नहीं होते। सिंघानिया जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। कुमार ने सुना तो सिंघानिया जी की तरफ देखा और हैरानी से कहा, सीरियसली अंकल, क्या आपको भी लगता है कि ये सब विकी ने किया है? अगर विकी ये सब कर सकता है, लेकिन किसी लड़की की इज्जत से सबकी तरह आपको भी गलतफहमी हुई है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि विकी ने छवि के साथ ये सब किया है। हाँ, मानता हूँ विकी छवि को पसंद करता था और उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए विकी इतना नहीं गिर सकता। कुमार की बात सुनकर सिंघानिया जी को अदालत की याद आ गई, जहाँ विकी बार बार अपने स्टेटमेंट में एक ही बात कहता था कि उसने छवि का रेप नहीं किया। सिंघानिया जी ने कुमार की तरफ देखा और कहा, तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं विकी को बचपन से जानता हूँ अंकल, और आई थिंक आपसे भी ज्यादा वक्त मैंने विकी के साथ बिताया है। विकी पार्टी करता था, क्लब जाता था, उसके ग्रुप में लड़कियां भी होती थी, लेकिन विकी हमेशा अपनी हद में रहता था। उसने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। यहाँ तक कि कितनी ही लड़कियों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने किसी को भाव तक नहीं दिया। वह बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। आखिरी बार जब मैं विकी से मिला था तब मैंने उसे रोका भी था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो जब से उस आदमी से मिला था बिजी रहने लगा था। आखिरी लाइन कुमार ने खोए हुए स्वर में कही। कौन आदमी? सिंघानिया जी ने पूछा। वो विकी को क्लब में मिला था। उसने विकी से कुछ बातें की और उसे अपना कार्ड दिया था। मैंने जब विकी से पूछा तो उसने मुझे इन सब से दूर रहने को कहा, और उसके बाद मैं कुछ दिन शहर से बाहर अपने अंकल के यहाँ चला गया। लेकिन जब वापस आया तो पता चला विकी, अंकल हो ना हो ये सब में उस आदमी का ही हाथ है। कुमार ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, लेकिन वो विकी से क्या चाहता है? विकी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? सिंघानिया जी ने चिंतित स्वर में पूछा। अंकल, विकी नहीं हो सकता है। उसकी दुश्मनी आपसे है और उसका बदला वो विकी से लेना चाहता हो। कुमार ने गंभीरता से कहा, जिसके बाद सिंघानिया जी सोच में पड़ गए। उनकी आंखों के सामने वो हर घटना एक एक करके आने लगी, जिससे उनके दुश्मन बढ़ने की गुंजाइश हो। कुमार कुछ देर वहां रुका और सिंघानिया जी को अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से चला गया। भोपाल से 70 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर बने फार्म हाउस के अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ शख्स काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह में ठूसे कपड़े की वजह से बोल नहीं पाया। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। बस दरवाजे की दरार से आती हल्की रोशनी की एक किरण उस शख्स की आंखों पर पड़ रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। उसने कमरे की लाइट जलाई, जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लाइट जलते ही कुर्सी पर बंधे आदमी ने अपनी आंखें मूंद ली। तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ, ले खा ले। अरे कैसे खाएगा, तेरे तो हाथ मुंह बंधे हैं। रुक, मैं पहले तुझे खोल देता हूँ
उसके बाद खाना, कहते हुए लड़के ने खाने की प्लेट साइड में रखी और कुर्सी के पास आया। उसने आदमी के मुंह से कपड़ा निकालकर उसकी रस्सी खोली। तुमने हमें यहाँ कैद करके क्यों रखा है? आदमी की रौबदार आवाज कमरे में गूंजी। अरे बाबा, रोज रोज एक ही सवाल काहे को पूछता है रे तू? तेरे को एक बार बोला ना, जब काम हो जाएगा अपन तेरे को छोड़ देगा। लड़के ने रस्सियां खोलकर आदमी को आजाद करते हुए कहा। कुर्सी पर बंधा आदमी कोई और नहीं बल्कि मीरा के पिता अमर प्रताप सिंह थे। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 18। एंड आई नो ये भी आपको फिल्मी या फिर सीरियल या फिर ड्रामा ही लगेगा, बट आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं जानती हूँ आप इस कहानी को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल है। तो जो इस कहानी को लेकर पॉजिटिव थिंक रखते हैं वो इस कहानी को आगे सुने, और जिन्हें नहीं सुनना वो इसे यहीं स्किप कर दे। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।